नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है केसरी पांडे। जैसा कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम आईएएस और पीसीएस जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। आपका शुक्र है कि इस कार्यक्रम को आपका ढेर सारा प्यार मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं आज के एमसीक्यू का और लेते हैं पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से माधोपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित होता है? विकल्प हैं ए गुजरात, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश अथवा डी हरियाणा। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, यानी ये गुजरात में आयोजित होता है। व्याख्या के माध्यम से इसके बारे में थोड़ी और जानकारी ले लेते हैं। बीते 10 अप्रैल को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुजरात के पोरबंदर जिले के माधोपुर घेड़ गांव में 5 दिवसीय मेले का उद्घाटन किया। कहते हैं कि ये वही ऐतिहासिक जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी से शादी रचाई थी। साल 2018 से ही गुजरात सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा इस वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का आयोजन भगवान कृष्ण और रुक्मिणी के मिलाप के उपलक्ष्य में किया जाता है। रामनवमी से शुरू होकर ये मेला 5 दिनों तक चलता है। पिछले 2 साल से कोरोना की वजह से मेले का आयोजन नहीं हो पा रहा था। इस बार गुजरात पर्यटन विभाग ने मेले के आयोजन की अनुमति दे दी थी। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में सुर्खियों में रहे लिंगराज मंदिर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? विकल्प हैं ए लिंगराज मंदिर उड़ीसा के भुवनेश्वर में मौजूद है, बी ये मूलतः भगवान शिव को समर्पित है, सी इसका निर्माण 5वीं सदी में सोम वंश के शासक ययाति केसरी द्वारा कराया गया था, अथवा डी ये मंदिर स्थापत्य कला की कलिंग शैली में निर्मित है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, यानी सी में दिया गया कथन गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। लिंगराज मंदिर ओडिशा के भुवनेश्वर में मौजूद है। मूलतः भगवान शिव को समर्पित इस मंदिर का निर्माण 11वीं सदी में सोमवंश के शासक ययाति केसरी द्वारा कराया गया था। बाद में इसमें गंगवंश के शासकों ने भी काफ़ी योगदान दिया। मंदिर के देउल यानी शिखर की ऊंचाई 180 फीट बताई जाती है और यह भुवनेश्वर में मंदिर स्थापत्य कला का एक बेहतरीन उदाहरण है। बता दें कि स्थापत्य कला की कलिंग शैली की शुरुआत भुवनेश्वर से ही हुई थी। इसमें मंदिर को आमतौर पर 4 मुख्य सभा मंडपों में बांटा जाता है। पहला गर्भगृह, दूसरा यज्ञ मंडप, तीसरा नाट्य मंडप और चौथा भोग मंडप। मंदिर की एक और खास बात यह है कि यह शैव और वैष्णव संप्रदायों के समन्वय का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि मंदिर में स्थापित भगवान को हरिहर के रूप में जाना जाता है। हाल ही में ओडिशा सरकार ने इस मंदिर के पुनर्निर्माण को लेकर एक कानून बनाया था। इस पर केंद्र सरकार ने ओडिशा सरकार से कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के कानून प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1958 के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के संबंध में तहकीकात समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ऑप्शंस हैं ए भारत छोड़ो आंदोलन, बी 1857 का स्वाधीनता संग्राम, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन अथवा डी जलियांवाला बाग हत्याकांड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, यानी ये तहकीकात समिति जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, यानी आज इसकी बरसी है। दरअसल ब्रिटिश सरकार द्वारा शोषणकारी कानून रॉलेट एक्ट पारित करने के कारण लोग इसका विरोध कर रहे थे। विरोध को दबाने के क्रम में पंजाब के 2 नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में लोग 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण रूप से विरोध करने के लिए एकत्र हुए। लेकिन डरी हुई अंग्रेजी सरकार ने विद्रोह को दबाने के लिए जनरल ओ ड्वायर के आदेश पर निहत्थे और निर्दोष लोगों को बिना किसी चेतावनी के गोलियों से भुनवा दिया। इस घटना में लगभग 1000 लोग मारे गए। पूरे देश में इस बर्बर हत्याकांड की निंदा की गई। मामले की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक हंटर कमेटी गठित की गई, जिसमें सिर्फ और सिर्फ लीपापोती की गई। इसकी प्रतिक्रिया में कांग्रेस ने भी अपनी खुद की एक जांच कमेटी बनाई, जिसे तहकीकात समिति के नाम से जाना जाता है।
इस कमेटी की अध्यक्षता मदन मोहन मालवीय ने की और महात्मा गांधी, मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, सीआर दास और पुपुल जयकर इसके सदस्यों में शामिल थे। बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। हाल ही में HAL डॉर्नियर DO 228 सुर्खियों में था। ये क्या है? ऑप्शंस है ए, हाल ही में खोजा गया एक क्षुद्र ग्रह, बी, भारत का पहला स्वदेश निर्मित वाणिज्यिक विमान, सी, पीओके में स्थित एक चोटी का नाम, अथवा डी, कोरोना वायरस के लिए एक नई वैक्सीन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी ये भारत का पहला स्वदेश निर्मित वाणिज्यिक विमान है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश के बाकी हिस्सों के साथ उत्तर पूर्वी क्षेत्र के हवाई संपर्क को बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से कई कोशिशें की जा रही हैं। इसी क्रम में नागर विमानन मंत्रालय ने उत्तर पूर्व क्षेत्र में हवाई संपर्क और विमानन बुनियादी ढांचा प्रदान करना इस नाम से एक योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य उत्तर पूर्व इलाके के राज्यों में हवाई संपर्क को बढ़ावा देना और जरूरी होने पर बुनियादी ढांचों को विकसित करना है। इस योजना के एक हिस्से के रूप में बीते 12 अप्रैल को 2 महत्वपूर्ण विकास शुरू किए गए। पहला, भारत में निर्मित HAL डॉर्नियर DO 228 विमान की असम के डिब्रूगढ़ से अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट तक पहली उड़ान का आयोजन किया गया। और दूसरा, अलायंस एयर नागरिक संचालन के लिए भारत में निर्मित विमान का उड़ान करने वाली भारत की पहली वाणिज्यिक एयरलाइन होगी। इसके अलावा असम के लीलाबारी में उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए पहले FTO यानी उड़ान प्रशिक्षक संगठन का भी उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम प्रश्न की ओर, यानी 5वें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा अथवा कौन से कथन सत्य है? पहला, ये सूचकांक केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। दूसरा, इसमें 6 मानकों और 27 संकेतकों को शामिल किया जाता है। विकल्प हैं ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, अथवा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, यानी केवल कथन 2 सत्य है, कथन 1 गलत है। कैसे गलत है, इसके लिए देखते हैं व्याख्या को। बीते 11 अप्रैल को नीति आयोग ने प्रथम चरण का राज्य ऊर्जा एवं जलवायु सूचकांक जारी किया। इसमें गुजरात, केरल और पंजाब को इस क्षेत्र में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए श्रेष्ठ 3 राज्यों के श्रेणी में रखा गया है। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य हैं गोवा, त्रिपुरा और मणिपुर। बता दें कि इस सूचकांक का मकसद 6 मानकों पर राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की रैंकिंग करना है, जिसमें पहला, बिजली वितरण कंपनियों का प्रदर्शन यानी डिस्कॉम का प्रदर्शन। दूसरा, ऊर्जा की पहुंच, वहनीयता यानी सस्टेनेबिलिटी और विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी। तीसरा, स्वच्छ ऊर्जा पहल। चौथा, ऊर्जा दक्षता यानी एनर्जी एफिशिएंसी। पांचवा, टिकाऊ पर्यावरण यानी सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। और छठा, नई पहलें शामिल हैं। ये 6 मानक थे। ये सूचकांक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए बेहतर नीतियों की योजना बनाने और बदलती जलवायु के मद्देनज़र अपने ऊर्जा संसाधनों का कुशलतापूर्वक प्रबंधन करने के लिए उपयोगी होता है। तो ये था आज का डेली MCQ कार्यक्रम। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय IAS के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब अथवा शेयर करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।